एक तरफ रोहित शर्मा हैं जो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं 38 साल की उम्र में। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल भी हैं जो दुनिया में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। पहले टी20s में उन्होंने अपनी धाक जमाई और अब ओडीआईज में भी उन्होंने सबको प्रूफ कर दिया। वह लगभग 625 मतलब 625 डेज के बाद नेपाल बैटर की तरफ से शतक आया है और वो शतक आया है कप्तान रोहित पौडेल की तरफ से। यानी कि भाई की जो नेपाल वाली गेम थी, नेपाल और यूएई की गेम, वहां पर यार कप्तान रोहित पौडेल ने जो है 100 रन बनाए, 109 रन जो है 233 ही वो वहां पर पहुंच पाए। लेकिन स्टिल जो भी कह लो आप कि वहां जो परफॉर्मेंस रही है, नेपाल 233 पोस्ट क्या है, अब देखना होगा कि भाई ये डिफेंड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। यूएस के सामने तो जो है चेज करने की जब बारी आई थी तो नहीं कर पाए थे। पिछले कुछ दिन से ये लगातार चल रहा था और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो जब ये सीरीज शुरू हुई थी, जब ओडीआई के बारे में बात हुई थी, वेस्ट इंडीज को हराने के बाद जब हम आगे बढ़े थे, तो मैंने एक चीज मेंशन की थी कि यार अब सेंचुरीज चाहिए, अब शतक चाहिए, क्योंकि ये 30, 40, 50, 60 ठीक है, आपको दिखता है कि प्लेयर रन स्कोर कर रहा है, लेकिन सेंचुरी पूरी कहानी बदल देती है। और इतने टाइम से, जो पिछले लगभग 2 साल से एक भी शतक नहीं आया था नेपाल के बैटर की तरफ से। सो यस, ये जो एक 625 डेज के बाद एक शतक आया, 109 रन की जो पारी आई है 130 बॉल में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताओ, आप में से बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि यार रोहित पौडेल को कप्तानी से हटा दो। दरअसल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में नेपाल का दूसरा मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला गया, जहां पर नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेने का फैसला किया। नेपाल ने अपनी इनिंग के दौरान 233 रन बनाए। हालांकि 50 ओवर में 233 रन थोड़े से कम थे, लेकिन रोहित पौडेल ने अपना पूरा काम किया। शुरुआत में आए थे और अंत तक रोहित पौडेल बने रहे। उन्होंने 130 गेंदों का सामना किया और 109 रन की बड़ी शतकीय पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के थे और लगभग 80 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपनी पारी को अंजाम दिया। अब आप मुझे, हाँ, आई अंडरस्टैंड, टी20 को लेकर के चीजें हैं, टी20 को लेकर के मैंने खुद भी बातें की हैं कि बहुत सारी जगहों पर रोहित को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन आप खुद देखो कि पिछले मैच में 19 बॉल पर 2 रन मैंने बात करी थी, लेकिन आई टोल्ड यू गाइस कि यार ही इज दैट वन ओडीआई प्लेयर जिसकी नेपाल को बहुत ज्यादा जरूरत है। जस्ट बिकॉज 1-2 मैच में अगर पारी ऐसी आती है, आप निकालने, क्रिटिसाइज करो, रिप्लेस मत करो। आप एक मैच में, अब आज देखो, जस्ट टेल मी अबाउट इट नाउ। रोहित पौडेल आज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, आप सोचो जितने लोग डगआउट में बैठे हैं सबको ये सेंचुरी मोटिवेट करती है। आज रोहित पौडेल के पास जो ये शतक आया है, ये पारस खड़का के बाद ही इज द ओनली वन जिसने घर से बाहर, टीयू स्टेडियम से बाहर आकर के शतक लगाया है, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे शतक लगाया है। इससे पहले जब आईसीसी एकेडमी में शतक लगा था, वो पारस दाई ने लगाया था। वही के अगेंस्ट तो कर देंगे, बट करना पड़ेगा ना भाई, अदरवाइज फिर आपकी जो है नीचे हाफ में आप चल रहे हो। आई थिंक नेपाल और यूएई लड़ रहे हैं नीचे बॉटम की दो के लिहाज से। आज भी फिर नेपाल फिर भी बेटर पोजीशन में है यूएई। आज तो इनको सैल्यूट करना चाहिए जो रोहित पौडेल पर इतने सवाल उठाते हैं। 109 रन आप लास्ट के ओवर में तो आउट हो, 109 ऑफ 130 डिलीवरीज। बाकी आपके देखो कुशल भुरतेल 7 पर आउट हो गए थे, आज भी मतलब पिछले मैच की तरह जल्दी आउट हुए। आसिफ शेख ने जो है 35 रन करे, एक पार्टनरशिप थोड़ा बहुत निभाने की कोशिश करी थी रोहित के साथ। भीम शार्की जो है 3 रन पर ही आउट। अब सबको स्टार्ट मिली, आरिफ शेख 27, दीपेंद्र सिंह 23, इनको स्टार्ट मिली। बट इसके बाद फिर कुछ नहीं था। गुलशन जी हमारे गुल्लू चैंपियन वनडे फॉर्मेट में भी 0, सोमपाल कामी 6 रन, करण केसी 13 रन, संदीप लमेशन 3, ललित लॉन वॉरियर पारी खेली है रोहित पौडेल जी ने आज। इसे कहते हैं भाई जो अपने टीम के लिए खड़े होने वाली चीज। और नेपाल के कैप्टन रोहित पौडेल, वन मैन आर्मी जो है, आप कह सकते हो यूएई के अगेंस्ट जो है, वो आज यहाँ पे खड़े थे। एंड लिटरली 109 रन की बैटिंग जो है वो यूएई के अगेंस्ट भाई अपने नेपाल के कैप्टन रोहित पौडेल ने करी है। मतलब दिल जीतने वाली बैटिंग जो है अपने रोहित पौडेल जो है वो करी है। भाई कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आप जिसको कहते हो ना, वो आज यहाँ पे देखने को मिली है आपको रोहित पौडेल की बैटिंग से। एंड मैं भाई जेन्युइनली अगर आप मेरे से पूछो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं यहाँ पे अपने कैप्टन रोहित पौडेल की बैटिंग से, क्योंकि यार इस तरीके की बैटिंग मैं भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड आज रोहित पौडेल ने एक हिस्टोरिक जो है वो बैटिंग यहाँ पे करके दिखाई है। भाई लोग यहाँ पे फटाफट से आ जाओ, देखो अभी अपनी बैटिंग शायद चली रही है एंड एंड में जाके भाई जिस तरीके से करण केसी वगैरह जो है वो रन मार रहे हैं, और ये इनके लिए बहुत जरूरी था। नहीं आपका फिर इस वाले स्टेजेस में आप देख रहे हो आपकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है। चलो मैचेस आपके कम है कंपैरेटिवली टॉप टीमों से, लेकिन ये मैच भी आप हारते, पिछला मैच आप हारे हो, तो आपके लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ना यार पिछले में है ना बहुत गंदा चोक करा नेपाल ने वैसे बाय द वे, क्योंकि भाई 130-35 पे आपके 10 विकेट हो गए, आप 250 रन की वहां चेस कर रहे हो, तो ये 100 रन से प्लस की हार,
मतलब आप समझ रहे हो यार, उसके बाद ठीक है आपने कितने लगाए नेपाल ने, 200 प्लस 233 लगाए हैं, तो वो आपको भाई थोड़ा सा मोराल आपका बूस्ट जरूर हुआ, क्योंकि कप्तान ने आपके 100 लगाया ना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आपका कप्तान 100 लगाता है ना तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है, पूरे बॉलर खड़े हो जाते हैं कि भाई कप्तान के लिए जीतना है। और यार जब मुझे ये याद है, जब आई थिंक इन्होंने एसीसी प्रीमियर कप भी जीता था, ओडीआई वाला, आई थिंक 23 वाला, जब वो का वो पहला ओडीआई टर्न था, और यहाँ पर आकर के रोहित पौडेल ने उसी चीज को कंटिन्यू करा है। सो आज रोहित की पारी वो यस शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, गर्मी है, हीट को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, भागने वागने में थोड़ा मतलब वो दिख रहा, शुरू की 30 बॉल में कम रन आए थे, 13-14 ऐसे कुछ रन आए थे, कम रन आए थे, बट उसके बाद थोड़ा सा वहां से उन्होंने पेसअप करा, वहां से रन करने शुरू करे। वरना शुरू में लगा कि यार यहाँ भी मामला जो है वो वैसे ही हो रहा है कि बहुत ज्यादा बॉल डॉट हो रही है, बट देन ही मस्ट हैव रियलाइज कि नहीं यार इस तरह से नहीं चल पाएगा, थोड़ा तो आपको पेसअप करना पड़ेगा, थोड़ी बाउंड्रीज के थ्रू, थोड़े सिंगल्स डबल्स के थ्रू वो करना पड़ेगा, और फिर इवेंचुअली धीरे धीरे करके रन जो है वो काफी हद तक जो उनके बैट से आने शुरू हुए। यस देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पर बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, बट ये रोहित पौडेल की जो पारी है, रिजल्ट जो भी होगा, देखो अभी पूरी इनिंग खत्म होने में टाइम है, रिजल्ट जो भी होगा, आई नो कि 233 बहुत बड़ा टोटल नहीं है। साथ उनको किसी का नहीं मिला। शुरुआत में कुशल भुरतेल भी जल्दी आउट हो गए थे, आसिफ शेख ने भी 35 रनों का योगदान दिया, लेकिन उसके बाद नंबर 4 पर रोहित पौडेल आए, और जिस काम के लिए उनको लाया गया था रोहित पौडेल ने वही काम किया। उनकी पारी की बदौलत ही नेपाल 233 रनों पर पहुंच गया। हालांकि यूएई ने एक टफ फाइट दी गेंदबाजी में, लेकिन शशि रोहित पौडेल ये नाम आज हर किसी के जहन में गूंज रहा है। एक तरफ रोहित शर्मा है जो कारनामे कर रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ पर रोहित पौडेल भी किसी की नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज नेपाल को जरूरत भी थी। देखिए पहला वनडे जो है वो यूएसए के खिलाफ हार गई थी नेपाल की टीम, ऐसे में यूएई के खिलाफ अब जीतना बहुत जरूरी था, और पहले शुरुआती झटके भी लग चुके थे नेपाल को। ऐसे में नेपाल को एक बड़ी पारी की जरूरत थी किसी एक खास बल्लेबाज से, और वो पारी आई कप्तान के बल्ले से। कप्तान रोहित पौडेल आज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप कह सकते हैं कि सामने से आकर उन्होंने बताया कि बल्लेबाजी ऐसे की जाती है, अलग खेलता है, तो वो उसमें बस फर्क है। बट खैर अब देखते हैं कि किस तरीके से मुकाबला इनका रहता है, और नेपाल के लिए भाई जीत जो है वहां पर जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको सारे मैचेस जीतने, आपका फिर से यूएसए के साथ है परसों, ट्राई सीरीज है ना, तो यहाँ पर सब आपस में 2-2 बारी तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो बैक टू बैक इनके नेपाल की गेम्स, बढ़िया क्राउड है यार मुंबई में। और नेपाल ने अभी तक देखो जो हम बात कर रहे हैं कि वनडे के फॉर्मेट में जब ये एशिया कप खेले थे तो इंप्रेस किया था ना, अब T20 वर्ल्ड कप हो गया है, तो व्हाई नॉट वनडे वर्ल्ड कप 2027। भाई आप देखो पार्टिसिपेशन पर भी तो क्रिकेट ग्रोथ के चांस होते हैं ना, आपको पैसा तो मिलता ही है, आप जाओगे वहाँ साउथ अफ्रीका में, आपका जो है वनडे का वर्ल्ड कप होना है, वहां पर जाकर पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। बट अभी जो आप बता रहे हैं थोड़ा सा आकाश इस तरीके से समझाओ कि जो 8 टीमों में बॉटम हाफ में चल रही है नेपाल जी। आपको अगर बड़ा प्लेयर बनना है, थोड़ी सी पारी को बड़ा करना पड़ेगा। ये 30-35 की पारी अच्छी, आपको 30-35 की पारी टीम में रखेगी, आपको टीम से नहीं निकाला जाएगा बिकॉज आप रन्स लगातार कर रहे हो, लेकिन आपको टीम में नहीं रहना, आपको टीम को जिताना है, और उसके लिए यू नीड पारी जैसे 60s 70s सेंचुरीज, ऐसी पारी चाहिए। और उसके साथ साथ कुशल भुटेल देखो ओडीआई में हमें ये कुछ देखो, कुशल भुटेल का आपने अगर एक शॉट देखा होगा, बॉल काफी वाइड जा रही थी ऑफ की तरफ, उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी, टॉपेज लगा, थर्ड वन की तरफ गई, थोड़ा सा उनका आउट होने जस्ट पहले थोड़ा सा फील्डर के पहले बॉल आकर ही गिर गई, बच गए वो। तो उनको ये भी समझना पड़ेगा भाई बाहर की बॉल अंदर की बॉल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, बिकॉज जब आप फॉर्म में रहते हो ना तो आप कहीं की बॉल टच कर दो कुछ नहीं होता, वो आपका दिन चल रहा होता है और आपका बैट सही फ्लो में जा रहा होता है। लेकिन जब आपका दिन खराब रहता है, नहीं चल रहा होता है, तो बैट कितना अच्छा फ्लो में चलाओ, टॉपेज लग ही जाता है और आउट हो ही जाते हो, और कुछ ना कुछ 19-20 हो जाता है। सो कुशल भुटेल को समझना पड़ेगा कि ऊपर उनका हर बार आकर के आप अगर 7 मैच फ्लॉप हो, 1 मैच में आकर रन कर दो, वो वाला कुशल भुटेल नहीं चाहिए। वो वाला कुशल भुटेल चाहिए जो कम से कम 25, 30, 40 बॉल खेले, जैसे अभिषेक शर्मा है। अगर आप T20 की बात करो, टीम इंडिया की बात करो, तो अभिषेक शर्मा को लेकर के इंडियन फैंस एक ही बात कहते हैं, यार ये ना पावर प्ले खेल जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये 50 मारे, 40 मारे, 30 मारे, 60 मारे, ये पावर प्ले खेल जाए, पावर प्ले बाद आउट हो जाए। अगर लंबा खेलना है तो बहुत सी बात है। सो एक सेट हो गया कि भाई अभिषेक शर्मा जो है पावर प्ले खेल जाएगा तो इंडिया को अच्छा स्कोर मिल जाएगा। सो कुशल भुटेल को ऐसा करना पड़ेगा ओडीआई स्ट्रक्चर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक और कुशल में कोई कंपैरिजन है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक उनको लेकर चलना पड़ेगा कि उनका गेम प्लान क्या है, उनको लेकर कैसे चलना है, और अगर उनको अटैकिंग इंटेंट से लेकर चलना है तो फिर भाई अटैकिंग इंटेंट का थोड़ा सा हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। वरना अगर आप अगर आपको लग रहा है कि अटैकिंग इंटेंट काम नहीं कर रहा ओडीआईज में, देन यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग सिंगल्स एंड डबल्स, और फिर लूज बॉल में बाउंड्री मार के थोड़ा सेट हो जाओ। उसके भी लास्ट 2 जी नेपाल और यूएई बिल्कुल नीचे की टीम है, और आज अगर नेपाल यूएई से हार गई तो फिर और बड़ा एक इनके लिए झटका है। बिल्कुल ऊपर आपकी तो यूएस कितनी जबरदस्त, बावजूद इसके कि उनकी एसोसिएशन बैन है, सब कुछ है,
ठीक है, प्लेयर्स जो लेकर आ रखे इंडिया पाकिस्तान से, बट तगड़ा उनका चल रहा है मामला। बिल्कुल, इसको मतलब आप कैसे देखते आई थिंक जो ये आपके ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के क्वालिफायर्स हैं, मतलब यहां से जो टॉप 4 टीमें होंगी वो डायरेक्टली जो क्वालिफायर्स होंगे, मेन क्वालिफायर्स, जहां पर 9th और 10th रैंक्ड टीम फीचर करेगी और ये वाली चारों टीम फीचर करेंगी, ये 6 टीमें सीधा वो क्वालिफायर्स में हो जाती हैं। फिर जो ये आपके एक और क्वालिफायर्स टू चैलेंजर क्वालिफायर्स आप कह सकते हैं उन्हें, ये जो बॉटम 4 टीम होंगे, नेपाल अभी बाहर नहीं होगी। अगर आप बॉटम 4 में वहां पर फीचर करोगे, ये टीमें वहां पर बाहर नहीं होंगी, ये जाएंगी उस वाली लीग में जो आपके वहां पर चैलेंजर क्वालिफायर्स हैं। उनमें से जो टॉप 4 टीमें होंगी वो बाकी 6 टीमों को ज्वाइन करेंगी। फिर जो फाइनली 2027 वर्ल्ड कप के जो मेन क्वालिफायर्स होंगे उसमें ये 10 टीमें कंपीट कर रही होंगी। रोहित पौडेल पर हमने भी सवाल उठाए थे कि रोहित पौडेल ऐसे नहीं खेल सकते हैं। यूएसए के खिलाफ जब उनको चेज करना था, बड़ा स्कोर चेज करना था, उस वक्त रोहित पौडेल ने जैसी बल्लेबाजी की थी उससे उनके फैंस काफी निराश थे। 19 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बना पाए थे। ऐसे में कप्तान अगर ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो फिर टीम उनकी कैसे खेलेगी। आज कप्तान ने दिखा दिया कि चलिए उससे हम आगे निकलकर यूएई के खिलाफ आज हम मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो बल्लेबाजी आ गई नेपाल की और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 233 रन बनाए। अब गेंदबाजों के जिम्मे है कि ये 233 रन के स्कोर को कैसे वो डिफेंड करे। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो रोहित पौडेल के 109 रन आज नेपाल के लिए बहुत जरूरी थे और उनके बल्ले से रन आए भी। उन्होंने 130 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। हालांकि कुछ और बल्लेबाज और बेहतरीन पारी खेलते तो ये 233 रन 283 रन भी हो सकते थे, 300 रन भी हो सकते थे। लेकिन कुछ बल्लेबाज और साथ देने चाहिए थे, जैसे दीपेंद्र सिंह एरी, उनका बल्ला नहीं चला और कुशल भुरतेल ऊपर से नहीं खेल पाए। तो कुल मिलाकर नेपाल की बल्लेबाजी अगर कहा जाए तो मिली जुली है। हाँ, रोहित पौडेल की शानदार बल्लेबाजी, कप्तान अगर ऐसे बल्लेबाजी करते हैं तो फिर और खिलाड़ी भी उससे इंस्पायर होते हैं।